नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। लोकसभा चुनाव होने में अभी साल भर का वक्त बचा है, लेकिन दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस की प्लानिंग अभी से शुरू हो गई। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए खुद की छवि को बदलने में लगे हुए हैं, साथ ही विपक्ष को एकजुट करने की भी कोशिश है। अब विपक्ष कितना एकजुट हो पाता है ये तो आगे की बात है। दूसरी तरफ बीजेपी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से रणनीति तैयार करने में लगी। दरअसल इस साल 9 राज्यों में चुनाव है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में भी इसी साल चुनाव हो सकते हैं। अब 2024 से पहले 2023 में होने वाले चुनाव को सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। आखिरकार किसकी किस तरह से तैयारी है, कौन 24 पर भारी है, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बीजेपी और कांग्रेस से एक एक बयान सुनिए। जो इस समय विपक्ष के लोगों की नरेंद्र मोदी जी के प्रति घबराहट की सोच है, उसी का दृश्य दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी गरीबों के रखवाला हैं, उनके भाई हैं, उनके बेटे हैं, करोड़ों महिलाओं के वो पुत्र के समान हैं, करोड़ों बहनों के भाई के समान हैं, गरीबों के वो सहारा हैं। और मुझे नहीं फर्क पड़ता, ऐसे जितने लोग अपनी अंतर की नकारात्मकता पोस्टर पे दिखाएंगे, बिहार की जनता से या देश की जनता से वैसा ही फल पाएंगे। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है उन पर। हम लोग यहाँ 122 दिन से कन्याकुमारी से रोज 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं और आज कुछ 2-3 घंटे के लिए एक छोटा सा रोड शो प्रधानमंत्री ने निकाला है, ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी लोकप्रिय हैं। उनके लिए तो ये रोड शो इवेंट मैनेजमेंट है, हमारे लिए भारत जोड़ो यात्रा एक मूवमेंट है, एक जन आंदोलन है। ये घबराए हुए हैं, भोखलाए हुए हैं। देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है इस साल जहां 9 राज्यों में चुनाव है, वहां किसका माहौल है, किसका पल्ला भारी? क्या 2024 में मोदी का मैजिक फिर चलेगा? क्वेश्चन मार्क। बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति में क्या अंतर है? दोनों पार्टियों की आइडियोलॉजी अलग है, सोच अलग है, रणनीति पर चर्चा करेंगे। क्या भारत जोड़ो यात्रा से 2024 में फर्क पड़ेगा? क्या कांग्रेस और राहुल की एक्सेप्टेंस बढ़ेगी? क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? 30 तारीख को श्रीनगर में यात्रा खत्म है, दिख जाएगा कितने विपक्ष के बड़े नेता खड़े हैं, वहीं से क्लैरिटी आ जाएगी कि विपक्ष कितना एकजुट हो सका है। ये 3-4 सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ मुकेश त्यागी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, रितु चौधरी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित, प्रवक्ता टीएमसी की ओर से हैं, और आलोक मेहता सर, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है। आलोक सर, आपसे ही शुरू करना चाहेंगे। आलोक सर, ये दो चीजें, एक तरफ यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक छोटा सा रोड शो किया है, क्योंकि इतनी जनता थी चारों तरफ कि उसको रोड शो का नाम मैं दे रहा हूं, आपकी अपनी भावना। तीसरी चीज राष्ट्रीय कार्यकारिणी, और चर्चा इस बात की बहुत प्रबल है कि बीजेपी अपने संगठन से लेकर, चेहरों से लेकर और सरकार के चेहरों तक बड़े फेरबदल की तैयारी है इस साल, और वो फेरबदल 2023 में होने वाले चुनाव और 24 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए होंगे। आलोक सर। देखिए रजत जी, इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से राजनीति में सक्रिय हैं, वो चाहे संगठन में रहे, चाहे मुख्यमंत्री रहे या प्रधानमंत्री हो, और पार्टी का भी संगठन के लिए उनकी चिंता रहती है, वो लॉन्ग टर्म में ही तैयारी करते हैं। और इसलिए आज की कार्यकारिणी को मानिए कि 2023 और 24 दोनों का ही एक, जैसे कहते हैं कि बैकग्राउंड तैयार करने के लिए है। हाँ। और उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। रोड शो, मुझे ऐसा लगता है कि जो इनके भी विताल रिगार्ड्स, हमारे जो बीजेपी के मित्र भी यहाँ बैठे हैं, प्रवक्ता, लेकिन सही बात यह है कि इतनी छोटी, कई जगह तो हमेशा पैदल ऐसा गए ही हैं, वो इसलिए कांग्रेस वालों को कहने का मौका मिल गया रोड शो नहीं है, ये इस तरह का है। पटेल चौक से एनडीएमसी बहुत दूर नहीं है, इसलिए चलिए वो तो कह रहे हैं कि अपना एक प्रदर्शन करने की बात है, लोग तो वहां भी इकट्ठा होते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित से दिल्ली में भी अपने आप में उपस्थिति है, तो उनको दिखाना था कि देखिए वो कार्यकर्ताओं के बीच में से गए हैं। असली बात जो आप कह रहे हैं, सही बात यही है कि चुनौती कांग्रेस ही बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी। कर्नाटक सबसे बड़ी बात है, जिस आपने राज्यों का जिक्र किया। हाँ। जहां चुनाव है, 2 दिन बाद फिर से प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, 2 बार पहले जा चुके हैं, और इसलिए कर्नाटक पर उनकी निगाह है कि साउथ में उनका टारगेट जैसे पहले पूर्वोत्तर रहा था, अब दक्षिण में भी उनको लगता है कि उत्तर भारत में तो जो अपना असर है, गुजरात जीते हैं,
उत्तर प्रदेश में उनको भरोसा है कि पहले की तरह अब सफलता मिलेगी। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौधरी बार बार चर्चा होती है कि वो जाए न जाए, लेकिन फिर भी संगठन में कैसे तालमेल हो सके, तो इस पर विचार विमर्श निश्चित रूप से होगा कि मध्य प्रदेश राजस्थान कैसे हो और उसका सबका लोकसभा चुनाव में कितना फायदा मिले। दक्षिण उत्तर जम्मू कश्मीर में भी उसके पहले यदि कोई चुनाव हो सके ताकि 2024 में उसका लाभ मिले, इसकी तैयारी इस कार्यकारिणी में होती है। और नड्डा जी का भी कार्यकाल अभी तक जो दिखाई दे रहा है, जैसा वो अध्यक्षीय भाषण जब हम चर्चा कर रहे हैं देने जा रहे हैं, इसके बाद भी यदि उन्हीं का पोस्टर बैनर सब जगह दिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता जो अभी तक हम लोग आप लोग पत्रकारों में कई बार चर्चा रही कि उनको बदला जा सकता है या मंत्रिमंडल में लेंगे। लगता यह है कि 1 साल बचा है, ठीक है, और ये सबकी संयुक्त जिम्मेदारी मिल सकता है नड्डा साहब को। बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि नड्डा जी हो सकता है। ये तो निर्णय वैसे तो पार्टी में सर्वोच्च स्तर पर या खुद भी वो कह दें कि मैं दूसरा काम करना चाहता हूं तो बात अलग है, अन्यथा राजनीतिक दृष्टि से देखें तो अभी चूंकि उसके लिए पूरा इलेक्शन का एक पूरा प्रोसेस होता है, और यदि आपको याद हो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड या पहले एक बैठक में ये कह दिया गया था कि इनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। इसलिए ये भी एक बड़ी बात है कि उतना सब कहने के बाद भी लोग उसको भूल गए, इसलिए इस कार्यकारिणी में ऐसा होना भी नहीं था कि उनको बदला जाएगा। ठीक है सर, आता हूं। हमारे साथ रितु चौधरी जी भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। शरद त्रिवेदी जी आपके पास आना चाह रहा हूं। शरद जी, थोड़ा सा ब्रीफ करिए, जो रोड शो है, कार्यकारिणी की मीटिंग है, एजेंडा क्या है, फेरबदल की बार बार बात चल रही है संगठन में, राज्यों में, इकाइयों में, सरकार में, थोड़ी लाइट डालिए शरद त्रिवेदी जी। शरद जी, आवाज मिल रही है? शरद त्रिवेदी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, पीसीआर एक बार शरद जी से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। हमारे साथ स्वयं प्रकाश पुरोहित जी भी हैं, टीएमसी की तरफ से। स्वयं प्रकाश जी, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। नेशनल पार्टी के रूप में पक्ष बीजेपी, विपक्ष बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति है। टीएमसी आज हम इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि एक विपक्षी एकता की भी बात हो रही है कि विपक्ष कितना एकजुट रहेगा बीजेपी से लड़ने के लिए, और शायद उसकी झांकी जो है वो 30 तारीख को श्रीनगर में दिख सकती है। एक तरफ बीजेपी की प्लानिंग है, दूसरी तरफ विपक्ष कितना एकजुट हो सकता है इसकी प्लानिंग है। टीएमसी कैसे देखती है भारत जोड़ो यात्रा को, विपक्ष को जो न्योता दिया है उसको, बीजेपी की रणनीति वर्सेस यूनाइटेड ऑपोजिशन की रणनीति? एक बात मैं कहना चाहूंगा कि 2024 का ये जो चुनाव होने जा रहा है देश में, अभी जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल में प्रेस की जो भी जनता है, इन्होंने तय कर लिया देश की जनता में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अब वो जो एक वेव थी वो खत्म हो चुकी है, ये आप मानिए चाहे मत मानिए। वो आपने हिमाचल में भी नतीजा देखा है, मैं गुजरात की बात नहीं करूंगा, बाकी आप राज्यों में भी देख लीजिए कि किसी भी राज्यों में उनके साथ में, उनके पास में पूर्ण बहुमत की, मतलब जोड़ तोड़ के ही सरकार बना रहे हैं वो। दक्षिण भारत में तो है ही नहीं है। तो रही बात पश्चिम बंगाल की, तो मैं पश्चिम बंगाल में हमारी 42 सीटों में हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरे जोर शोर के साथ, हम तृणमूल कांग्रेस के कर्मी लगे हुए हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जनता की सेवा करना। राजनीति का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का जहर और नफरत का वातावरण देश में घोल रही है, उससे इस देश को बचाना है। इस देश को बचाने के लिए देखिए, कल ही आप हमारे अर्थशास्त्री अमृत सिंह जी ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनमें नेतृत्व क्षमता है देश को एक दिशा दिखाने के लिए। देश को इस खड्डे से, जिस खड्डे में पिछले 8 साल में देश चला गया है, चाहे वो आर्थिक नीतियों पे हो, चाहे वो और अन्य नीतियों पर हो, तो उन सब नीतियों से बाहर निकालने के लिए एक उजाले की दरकार है। उसके लिए देश को चाहिए कि एकजुट, देश के जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और कांग्रेस भी उसके साथ रहे, सब मिलकर के लेकिन साथ आएंगे कैसे स्वयं प्रकाश जी? यही तो समस्या होती है। एक बार फिर से शरद त्रिवेदी, क्या आपको आवाज मिल रही मेरी अब? ठीक है, आता हूं। रितु चौधरी जी हमारे साथ हैं। रितु जी, यात्रा चल रही थी, जयराम रमेश जी की बाइट हमने सुनवाई, उन्होंने सवाल खड़ा किया, आज रोड शो करने की क्या जरूरत थी, कार्यकारिणी बुलाने की क्या जरूरत थी? राजनीतिक दल है, कर सकते हैं। रितु जी, देखिए, राजनीतिक दल है, राजनीतिक तौर पे
कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चलती है, उसी की तर्ज पर जो है अपना जो है यात्रा चला देते हैं और उसी की तर्ज पर जो है संगठन में लगातार बदलाव करते हैं। इतनी बुरी हालत जो है बीजेपी की सरकार की इस समय हो चुकी है। आप देखिए, आपने खुद भी देखा होगा कि गुजरात में इतनी रैलियां करनी पड़ी स्वयं प्रधानमंत्री जी को। मैं कहती हूं, अगर स्वयं प्रधानमंत्री जी रैली नहीं करते तो इनका क्या हश्र होता। कहां से ये एमएलए खरीदने के होड़ में इतने ज्यादा इनका जो है, आप देख सकते हैं कि इनकी किसी भी प्रदेश में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है। और गुजरात में भी इन्होंने अगर प्रधानमंत्री जी ने रैली नहीं करी होती तो मुझे नहीं लगता कि गुजरात में भी ये पूर्ण बहुमत ला सकते थे। और दूसरी बात ये है कि यात्रा, देखिए राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो बेरोजगारी पर है, वो महंगाई पर है, वो देश जोड़ने पर है। जो सांप्रदायिकता का माहौल जो बीजेपी के द्वारा बना दिया गया, उस माहौल को देश में जो है एक एकता का संदेश लेकर, एक ऐसा संदेश लेकर कि पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए, धर्म के नाम पर और जात के नाम पर जो देश को नहीं बांटना चाहिए। राजनीतिक बात रितु जी मैं आपकी मान गया, वो पॉइंट मैं आपका इसलिए नहीं मानता कि प्राइम मिनिस्टर को रैली करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। वो स्टार प्रचारक है, सबसे बड़े स्टार प्रचारक है। बीजेपी हमेशा चाहेगी और हर कैंडिडेट चाहेगा कि वो प्रचार करे। ये पार्टी का मत, ये मेरा अपना मत है, हो सकता है आपको मेरी बात गलत लगे। जैसे आपके यहाँ आपकी पार्टी है तो आपकी पार्टी में भी सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी की रहती है तो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की रहती है। ये पार्टी तय करती है कि हम स्टार प्रचारकों को कहां भेजेंगे, कैसे भेजेंगे। ठीक है, आता हूं आपके पास। शरद जी, आवाज मिल रही है आपको? जी ठीक है। ये जो मंथन है शरद जी, छोटा रोड शो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, ऑन कार्ड्स कहा जा रहा है कि संगठन में बड़ा फेरबदल हो सकता है, सरकार में चेहरे बदले जा सकते हैं। 23 में चुनाव है, 24 की तैयारी है, पहले सेमीफाइनल है, 24 में फाइनल है। थोड़ा प्रकाश डालिए शरद जी। देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि ये पार्टी का अपना फैसला है कि पार्टी किसको प्रचार में लाती है, क्या फैसला करती है, किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाती है, क्या रणनीति होगी, किनको लाएंगे, क्या फेरबदल करेंगे, ये पार्टी का अपना एक निजी फैसला है। और ये उन्हीं के उसमें जो पार्टी का अपना दृष्टिकोण है उसमें ही आता है। तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कांग्रेस को कोई तकलीफ होनी चाहिए। और जो ये भारत जोड़ो यात्रा लेके चले थे, इसमें शुरुआत हुई थी, इन्होंने कहा था कि हम भारत जोड़ इसलिए रहे क्योंकि भारत में भाजपा ने वैमनस्य फैलाया है, लोगों में द्वेष की भावना आ रही है। जब ये 1/3 रास्ता इन्होंने पूरा किया तो इन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमने तो इतना प्रेम मिला है मुझे लोगों से, कोई वैमनस्य नहीं है, कोई द्वेष की भावना नहीं है। उसके बाद जब 2/3 रास्ता चला तो इनकी गुजरात में जो विपक्ष के नेता का पद इनके पास था वो भी इनसे छिन गया। फिर ये 2/3 के बाद इन्होंने भारत जोड़ो से ज्यादा भारत जूडो यात्रा शुरू करी, सब लोगों को ये कराटे सिखा रहे थे। फिर इन्होंने कहा कि मैं बहादुर हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। लेकिन ये खुद तो बहादुर है राहुल जी, लेकिन इनके साथ जितने हैं वो तो बहुत ही कमजोर लोग हैं, क्योंकि वो तो सारे कपड़े पहन के आ रहे थे, मफलर लपेट के, सर टोपी टोपा रख के आ रहे थे। तो ये क्या बातें कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? अगर मुझे तो लगता है कि अगर ये इस तरह यात्रा करते हैं ना, थोड़े दिन में तो पार्टी लुप्त हो जाएगी। रितु जी जवाब। गुजरात में इनका हश्र आपने देख लिया है और हिमाचल में 0.9% से इनकी सरकार बनी है। उत्तर प्रदेश में इनकी मायावती जी से बहुत ही बेहतर प्रदर्शन था, क्योंकि दुगनी इनकी सीटें आई हैं। मायावती जी की 1 सीट आई थी, इनकी 2 सीटें आई उत्तर प्रदेश में। तो तकरीबन अगर माना जाए हिमाचल को 1 राज्य, तो 3 राज्यों में इनकी सरकार है। इनका सुपड़ा साफ हो चुका है। शरद जी कह रहे हैं कि साहब आप यूपी देख लीजिए, गुजरात में कितने % वोट आते थे, आज आप कहां खड़े हैं, विपक्ष के नेता का पद भी चला गया। और हिमाचल में जीत आपकी, लेकिन कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ 0.9%। और कहा कि साहब जो लोग साथ में चल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग भी ना रहे। बड़ा आरोप बीजेपी का। देखिए रजत, एक समय वो भी था जब इनके पास सीट ही नहीं थी। इनके पास 2 सीट थी पूरे देश में। एक वो भी समय था जब ये जद्दोजहद कर रहे थे कि ये रहे, मुट्ठी भर जितने भी हैं वो रहे, वही एक बहुत बड़ी बात थी। तो वो संघर्ष इन्होंने देखा है, ऐसी बात नहीं है।
दूसरी बात ये है कि जिस एमनेस्टी की ये बात कर रहे हैं, तो ये क्या भूल गए जब किसान जो है बॉर्डर पर बैठा था और जो किसान का बेटा जो है देश के बॉर्डर पर शहीद हो रहा था, उन्हीं किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई जा रही थी, गाड़ियां चलाई जा रही थी इन्हीं के मंत्री पुत्र द्वारा। वो क्या ये भूल जाते हैं जब मध्य प्रदेश में आदिवासियों को कई कई किलोमीटर गाड़ी के पीछे बांध के घसीटा जाता है? क्या ये ऊना में उन दलितों को भूल जाते हैं जिनको इतनी बुरी तरह मारा जाता है, मरने की हद तक मारा जाता है? क्या ये भूल जाते हैं कि लोगों के फ्रिजों में झांक झांक कर ये देख रहे थे कि क्या खाना बन रहा है? क्या ये वेमनेस से नहीं तो और क्या है? जो इनके मंत्री, इनके एमएलए बलात्कार के आरोप में जेल काट रहे हैं, क्या ये भूल जाते हैं इस चीज को? ये भूल जाते हैं कि जब आसिफा का जो के साथ बलात्कार होता है कठुआ में, उसके जो है उसके समर्थन में ये तिरंगा यात्रा निकालते हैं? क्या ये भूल जाते हैं ये चीज? ये वेमनेस से नहीं तो क्या है? कपड़े देखकर जो नागरिकों को पहचाना जा रहा है, ये वेमनेस से नहीं तो क्या है? लोगों से कागज मांगे जा रहे थे, वेमनेस से नहीं तो क्या है? एक समुदाय विशेष जब अपना एक मांग लेकर सड़कों पर बैठा है, उसको इन्होंने इतना ज्यादा, इतनी बुरी तरह उसको जो है इन्होंने मीडिया में ये कहा कि ये आतंकवादी हैं। क्या ये वेमनेस से नहीं तो क्या है? जब देश की यूनिवर्सिटीज में जो है स्टूडेंट्स के ऊपर हमले करवाए गए, देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में जो देश का नाम रोशन करती है, वो वेमनेस से नहीं तो क्या है? लाइब्रेरी में जो है पुलिस के द्वारा जो तोड़फोड़ मचाई गई, गोलियां चलाई गई छात्रों के ऊपर, ये वेमनेस से नहीं तो क्या है? ये भाजपा कर क्या रही है? भाजपा से काम नहीं होता, काम के दम पर आप वोट मांगो। ये क्या कर रहे हो? अपने ही देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हो। आप सुबह सुबह जो है पार्कों में जाकर लठ चलाना सिखा रहे हो। भाई ये लठ चलाओगे किस पे? शस्त्र पूजा कर रहे हो, चाकुओं को कह रहे हो चाकू तेज करवा लो, तलवारें तेज करा लो। किसके लिए? अपने देश में लोगों को मारने के लिए। आप इतने ही बहादुर हो तो जाइए ना चाइना पे लड़िए, आपको लाल आग दिखानी थी, वहां पे वो तलवार और चाकू। शरद जी एक बार रिप्लाई दीजिए, फिर आलोक सर के पास और पुरोहित जी के पास भी जाना है। इन्होंने एग्जाम्पल्स दिया है शरद जी, रितु जी ने, उन्होंने कहा ये कांग्रेस जिसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह का प्रेम और जिस तरह की लोगों के इकट्ठा करने की भावना कांग्रेस में, वो तो हम में न कभी है न कभी हो सकती है। जो इन्होंने देश को एक ऐसा किया कि देश आजाद होते ही उसके दो टुकड़े हो गए। फिर 62 में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से इनको मुक्की खानी पड़ी। 65 में औने पौने पे हम लोगों ने जंग जीती। 71 में हम लोग देखिए, मुझे बोलने दीजिए, मैंने रितु जी एक बार कंप्लीट कर दीजिए। मैंने कोई टिप्पणी नहीं करी। रितु जी मैं आपसे रिक्वेस्ट, देखिए मैम, जब आप बोल रही थी शरद जी भी नहीं बोल रहे थे। रितु जी मैं ये कह रहा हूँ इसका डेकोरम जो है वो थोड़ा सा हम लोग फॉलो करें। शरद जी आ रहा हूँ, आप बोल रही थी, आपने अपने पॉइंट्स रखे, एक बार शरद जी जवाब दे दें। जहां पर आप असंतुष्ट होंगी आप अपनी बात रखिएगा। शरद जी कंप्लीट करें। रजत जी, इनके कार्यकाल में मैं दिन की बात कर रहा हूं, महीने या साल की बात नहीं करो। कोई दिन ऐसा नहीं बीतता था जिसमें ये प्यार बांटते थे और हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे, शिया सुन्नी दंगे होते थे। सिखों के से इतना इन्होंने प्यार बांटा कि 5000 सिख जो है उनकी हत्या कर दी गई। इन्होंने ओसामा बिन लादेन जी, इतना प्रेम था इनके कि माननीय दिग्विजय सिंह कह रहे हो ओसामा बिन लादेन जी, ये कोई मुसलमान नहीं कह रहा है, ये कह रहे हैं क्योंकि ये इतना प्यार बांट रहे हैं। इन्होंने सोनिया जी के आंसू मुसलमानों के लिए नहीं निकले। सोनिया जी के आंसू जो बटला हाउस एनकाउंटर के में जो मारे गए थे, उनके लिए सोनिया जी के आंसू बहे। तो ये जो जिस तरह का प्रेम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का प्रेम करने की जरूरत है। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। एक बार कोशिश की गई थी, जो राज्य सरकार ने उसका जवाब दिया है कि उसके बाद कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में जब से हमारी सरकार आई है, एक भी आतंकी घटना नहीं घटी है। पूरे भारत में रोज बम फटते थे, बंबई में फटते थे, अहमदाबाद में फटते थे, बनारस में फटते थे, चंडीगढ़ में फटते थे। अब क्या सारे हमारे आतंकी हैं वो धर्मात्मा नहीं हो गए? ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको राजनीति की तरफ बोलना चाहूंगा। रितु जी थोड़ा सा मान रहे हैं इस बात को। जो चैलेंजेस है, आ रहा हूं रितु जी आप ही के पास, जो चैलेंजेस है 23 का 9 से 10 राज्य और फिर 24 का, कांग्रेस के आगे 3 बड़े चैलेंज क्या लगते हैं आपको? रितु जी।
देखिए रजत, सबसे पहले तो मैं शरद जी की बात का जवाब देना चाहूंगी कि इन्होंने बोला कि कहीं पे दंगे नहीं हो रहे, पहले इतने दंगे होते थे, ये दंगे होते थे, तो दंगे होंगे कैसे? दंगाई तो सारे सरकार में आ गए, तो अब सरकार में आ गए तो अब दंगे कैसे करेंगे? जिस चीज के लिए दंगे कर रहे थे वो तो हो गया ना। और दूसरी बात, जो हमारे लिए जो चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस यही है कि सबसे पहला चैलेंज जो है हमारे लिए वो ये है कि किस प्रकार से इस देश को टूटने से बचाया जाए, इस भाजपा की काली नजर से किस प्रकार से बचाया जाए। इस समय जो भाजपा है वो सबसे बड़ी, जो देश का दुश्मन है वो सबसे बड़ी जो है वो इस समय भाजपा है, क्योंकि जब चाइना जो अंदर घुस रहा है उसके बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं यहाँ तो कोई आया ही नहीं। हमारे देश का मुकाबला जब अमेरिका जैसी बड़ी महाशक्तियों से, रूस जैसी महाशक्तियों से होता था, उस समय जो है देश का जो कंपैरिजन है रजत, वो नेपाल उससे पाकिस्तान से किया जाता है कि हमने पाकिस्तान को ये कर दिया, हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, पाकिस्तान को हमने इतना गरीब कर दिया। अरे एक समय ऐसा था रजत जब भारत का मुकाबला महाशक्तियों से होता था कि हम अमेरिका से और इस लेवल की बातें करते थे। आज हमारे देश का ये इन्होंने ये दिन ला दिए कि ये देश का मुकाबला जो है पाकिस्तान से करते हैं और पाकिस्तान से करके बड़े खुश होते हैं। मतलब इतना अपने आप को ये धन्य समझते हैं कि पाकिस्तान के बिना तो ये बात ही नहीं कर पाते। तो इतनी बुरी हालत करती है। आप हंगर इंडेक्स देख लीजिए, इनके मंत्री ने खुद ही बोला कि 81 करोड़ जो है जनता को अनाज दिया गया, अगर उनको अनाज नहीं दिया जाता तो वो 81 करोड़ जनता जो है भूखी मर जाती। मैं तो थोड़ा सा वापस आता हूँ, जो 24 के चैलेंजेस है कि गरीबी को कहां स्वामी पुरोहित जी के पास आ रहा हूं मैं, पुरोहित जी के पास। पुरोहित जी, मैं वापस उसी पॉइंट पे आता हूं। एक तरफ सशक्त बीजेपी है, ये कहना गलत नहीं होगा, हो सकता है पश्चिम बंगाल में चुनाव हारी हो, लेकिन देश भर में आप देखिए कि 14 से लेकर आज तक जो ग्राफ है बीजेपी का बढ़ा है। जो स्टेट नहीं थे वो स्टेट मिले हैं। हाँ, चुनाव जीत हार अपनी जगह होती है, चुनाव हारी भी है बीजेपी, लेकिन वर्कर बढ़ा है, मेंबरशिप बढ़ी है, बीजेपी पहले से मजबूत हुई है। 2 चुनाव बैक टू बैक लोकसभा का जीता है। अब लोग इसी को कहते हैं साहब अब तो नजर 24 की तरफ है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि साहब मुकाबला तभी हो सकता है जब ऑपोजिशन के वोट एक तरफा पड़े। अगर वो स्प्लिट होते हैं तो दिक्कत होती है। वो यूनिटी फिलहाल दिखती नहीं है। प्रॉब्लम कहां है? नहीं, देखिए प्रॉब्लम ऐसा है कि देश के अंदर में जो अभी इस तरह का इन्होंने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अप्लाई कर रखी है कि देश में विभाजन करना है, इनको एक ही काम है, चाहे वो हिंदू मुसलमान करो, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियों को आपस में लड़वा के करो। आपने देखा है क्या किया इन्होंने महाराष्ट्र में इन्होंने शिवसेना को ही तोड़ दिया, शिवसेना के नेताओं को खरीद करके उनके दूसरे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। इस अपने ही देखिए 2019 में जब चुनाव था शिवसेना इनके साथ लड़ी थी। महाराष्ट्र में इस बार क्या होगा? महाराष्ट्र में इनके पास 0 आने वाला है महाराष्ट्र में। बिहार में क्या होने वाला है आप देखिए। बाकी राज्यों में आप नीचे जाइए, दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कहां है भारतीय जनता पार्टी? कर्नाटक में कहां रहेगी? नहीं रहेगी, पर कर्नाटक में भारतीय, केरला में नहीं है, पश्चिम बंगाल में तो आप छोड़ दीजिए, पश्चिम बंगाल में इनका खाता खुलना नसीब नहीं होगा इस बार विधानसभा लोकसभा चुनाव के अंदर में। तो ये स्थिति है, कहां से लाएंगे? रही बात विपक्षी की, जब नंबर आ जाएंगे विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस, जो भी विपक्षी देश, इस देश के अंदर में जो भी लोकतांत्रिक के जो नतीजा आता है कि कैसे आता है, 540-42 सीटों के बाद में 270-72 सीटों का एक आंकड़ा बैठेगा, जो भी उनका नेता बनेगा उसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, सरकार बनेगी। ऐसा नहीं है। एक छोटा सवाल बता दी, मैं मान गया कहां बीजेपी नहीं है और विपक्षी एकता कैसी होगी, मैं समझ गया जी। 30 तारीख को क्या ममता दीदी श्रीनगर जा रही हैं, जहां भारत जोड़ो यात्रा का समापन है? जी देखिए, ये पार्टी सुप्रीमो का फैसला अभी तक नहीं हुआ है, बहुत जल्दी 1-2 दिन में इसका फैसला आ जाएगा। आपको इसका जवाब बहुत जल्द आपको सोशल मीडिया में हमारे ट्विटर हैंडल पे मिल जाएगा। 30 तारीख सामने ही है, ठीक है, इसका जवाब आपको। शरद जी, जो बात पुरोहित जी ने कही, कहा पश्चिम बंगाल ले लीजिए, केरल ले लीजिए, आंध्रा ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, कहा ये वो राज्य है जहां बीजेपी नहीं है। ये जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक है, ये जो मंथन 2 दिन का है, इसकी प्रायोरिटीज 3 क्या होगी? देखिए, पहली चीज तो रजत जी कि हम चुनाव हारे नहीं थे बंगाल में, हमारी 4 से 80 सीटें आई थी। मुझे नहीं लग रहा है कि इसको किसी भी तरीके से हार माना जा सकता है। 200 पार और दक्षिण भारतीय का नारा देके गए थे गृह मंत्री, अब की बार 200 पार का नारा देके गए थे, और जिस तरह का आपने यहाँ पे खेला किया था ना, आप मुझे बोल लेने दीजिए। ठीक है,
मैं ये सवाल पूछ लूंगा पुरोहित जी, मैं ये सवाल पूछ लूंगा, लेकिन जो आपने पॉइंट उठाया है एक बार शरद जी उसका आंसर दे दें, ये पॉइंट भी पूछ लेंगे। जी, दक्षिण भारत जो है में भाजपा का बहुत समय से भाजपा का वहां पे पैठ नहीं थी, वहां पहुंच नहीं थी, लेकिन उसके लिए हम लोग काम में कर रहे हैं। ये निरंतर काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी 24 घंटे काम करती है, चुनाव में काम नहीं करती है। और जिस तरह की जो विपक्ष की एकता की बात हो रही है, अभी भारत जोड़ो यात्रा में हमारी बहन कह रही थी कि पूरा देश उनके साथ चल पड़ा है। जितने विपक्ष के लोग थे, चलने का मतलब है कि कम से कम 100-200 किलोमीटर तो उनके साथ चलते। जो आए थे उन्होंने फोटो खिंचा के हट गए, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में बहन जी ने और माननीय अखिलेश जी ने दोनों ने कहा अपनी अपनी शुभकामनाएं भेज दी, और ये अकेले पदयात्रा कर रहे हैं। तो पहले विपक्ष अपना देख ले भविष्य, क्योंकि हमें नहीं लग रहा है कि हमने जिस तरह की हमने कल्पना करी थी भारत में कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना करी थी, वो पहला तो उत्तर प्रदेश तो विपक्ष मुक्त हो चुका है। तो हमें नहीं लग रहा है कि विपक्ष रहेगा अगले चुनाव में। ये हालात जिस तरह विपक्ष के चल रहे हैं, जिस तरह का वो लोग उनकी सोच है, जिस तरह वो कहानियां गढ़ रहे हैं कांग्रेस का, तो मुझे नहीं लग रहा है कि शायद वो उनका जो विपक्ष का पद है गुजरात में छीन ही चुका है। मुझे लग रहा है कि केंद्र में आगे भी इनका नहीं आने वाला है। ये पार्टी वो है जिसने 71 चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, 91 चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया है। ये विपक्ष का हाल है, खोखलापन है। सिर्फ 2-3 इनके मुद्दे मैं विपक्ष की तरफ से भी बता देता हूं कि साहब देखिए, अडानी अंबानी के साथ जुड़े हुए हैं। अडानी साहब ने खुद कह दिया है कि साबित कर दें कि साहब कौन सी जो डील है जिसमें बीजेपी शामिल थी, कौन सा हम लोगों ने उनके खिलाफ जाके काम किया। ओमन कैंडी जी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो केरला में पोर्ट है, वो पोर्ट का शिलान्यास कांग्रेस के मुख्यमंत्री ओमन कैंडी जी ने रखा है। तो ये जो मनगढ़ंत कहानियां विपक्ष बता रहा है कि नहीं जी गरीब किसान है, अरे गरीब किसान जब आपके समय में थे तो आपने किसान को तो गरीब रहना ही नहीं चाहिए था। कांग्रेस की 55-60 साल सरकार रही, तो किसान आज गरीबी क्यों है? क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। बंगाल में गरीब क्यों है? क्योंकि ममता दीदी की सरकार है, उससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। दक्षिण भारत में हमारी तो सरकार नहीं है, क्यों नहीं वहां सरकार बन गई? वहां क्यों नहीं किसान एकदम मजबूत हो गया? ठीक है, जो सबसे बड़ी महामारी में से हम लोगों ने उबारने की कोशिश करी है। आज भारत जो है एक्सपोर्टर बन रहा है। भारत में तो मैं आलोक सर आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि दोनों पार्टी में डिफरेंशिएट कांग्रेस और बीजेपी में क्या होगा, लेकिन उससे पहले ऋतु जी आपके पास। ऋतु जी, शरद जी कह रहे हैं कि जो बड़े नेता थे वो तो आए, फोटो खिंचा के चले गए। आपके ही फ्रेम के जस्ट बगल में मेरे बाएं हाथ पर पुरोहित साहब टीएमसी प्रवक्ता बैठे हैं, कोई हामी है नहीं। शरद जी ने कहा कि साहब शुभकामनाएं अखिलेश जी ने भेजी और मायावती जी ने ट्वीट कर दिया, दोनों ही नहीं आए, तो कैसे विपक्षी एकता तैयार होगी? देखिए रजत, ये भारत जो है एक फ्री देश है, लोकतंत्र है, यहाँ पे सबको अपनी बात रखने का, सबका अपना एक मत होता है। तो वो हमारी तरफ से आमंत्रण था, हम चाहते थे कि आप लोग जुड़े। वो इन लोगों की मर्जी है कि जुड़े कि नहीं जुड़े। हमने तो भाजपा को भी आमंत्रण दिया था, जब भाजपा हमें हूट कर रही थी तो हमने भाजपा को भी बोला कि आप भी आइए, ये तो प्यार की यात्रा है, सद्भाव की यात्रा है, तो देश जोड़ने की यात्रा है, इसमें तो कुछ राजनीतिक है नहीं, इसमें आप जुड़ सकते हैं। तो हमने हमारा जो प्यार का संदेश है वो हमने सबको दिया है। जो इस चीज को आगे बढ़ाना चाहता है वो हमारे साथ जुड़ सकता है। तो इसमें हमारी तरफ से कोई इस प्रकार की कोई विचारधारा नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंशिएट इसको, थोड़ा सा अलग करिए। देखिए, जब आप नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम करिए माना जाएगा, आपने इन्विटेशन दिया, लोग आए तो भी ठीक है, नहीं ठीक। लेकिन जब चुनाव सामने हो, राजनीतिक व्यक्ति यात्रा कर रहे हो, उसके बाद अगर, और वो भी विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता, अगर वो यात्रा कर रहे हो और विपक्षी नेता जो हैसियत रखते हैं, जैसे आपने कन्याकुमारी से शुरू किया, तो उस दिन स्टालिन साहब ने झंडा दिया, उसके बाद आप आगे बढ़ते गए, सुप्रिया सुले एनसीपी की तरफ से, आदित्य ठाकरे, कनी मोई, सब लोग आए, वहां पर भी फारूक साहब, सब लोग मिलेंगे। तो अगर उस वक्त बड़े सूबे के बड़े नेता नहीं आते तो लोग ये सवाल पूछते हैं, या तो कोई राजनीतिक दल नहीं आता, आप कहते हैं कि गैर राजनीतिक है, हमको नहीं चाहिए कोई भी राजनीतिक वाला आदमी, सोशल सिस्टम्स के लोग आए, एनजीओस के लोग आए, किसान आए, माना जाएगा। लेकिन जब आप शुरू करते हैं और राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी हस्तियां आती हैं,
जो अपने अपने सूबे में रसूख रखते हैं, और उसमें से अगर विपक्ष के बड़े सूबे वाले नेता नहीं आते तब यह सवाल पूछा जाएगा कि साहब दिक्कत कहां है। अखिलेश नहीं आए, नीतीश कुमार जी फिलहाल नहीं आए, तेजस्वी नहीं आए, बहन जी नहीं आई, ममता बनर्जी तय नहीं है। अगर आपके पास कोई क्लियर लिस्ट हो तो बता दीजिए 30 तारीख को कौन कौन आ रहा है बड़ा चेहरा। देखिए, नीतीश जी का आपने बयान शायद सुना होगा, उन्होंने खुद स्वयं ही ये बोला था कि विपक्ष को एक होना पड़ेगा इस तरह की शक्तियों से लड़ने के लिए जो कि देश को जो है गर्त की तरफ लेके जा रही है। उन्होंने खुद ही ये बोला था। तेजस्वी का भी बिल्कुल जो है हूबहू यही बयान आया था। मायावती जी ने चिट्ठी लिख के बोला कि मेरी शुभकामनाएं हैं लेकिन मैं इसमें ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने कुछ जो है अपना समर्थन किया कि मैं असमर्थ हूं आने में। तो इस तरह की चीजें हैं। तो जो नेता, ऐसा नहीं है, कुछ जो आना चाहते हैं वो आते भी हैं, कुछ नहीं आए हैं, तो इसमें हमारी तरफ से तो आमंत्रण गया कि वो नहीं आए। इस चीज को आप पॉलिटिकल, राजनीतिक अगर रंग देना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी राजनीतिक है नहीं, क्योंकि अंततः ये सब जो है विपक्ष एक ही होगा और जो है दमनकारी नीतियों के खिलाफ जो है विपक्ष एकजुट है, आज भी है और आगे भी रहेगा। और इस प्रकार की शक्तियों के खिलाफ चाहे वो अपने स्टेट में रह के लड़ाई करे, हम अपने यात्रा में रह के लड़ाई कर रहे हैं, हर व्यक्ति जो है जो इस प्रकार की नीतियों के खिलाफ है अपने अपने सूबे में रह के, अपने अपनी सीमाओं में रह के लड़ाई कर रहा है। छोटा सा रिप्लाई, जो मेन मकसद, विपक्ष का जो मेन मकसद है, विपक्ष का जो मेन मकसद है वो मैं पूरा हुआ है। बहुत ज्यादा लड़ाई ऋतु जी आपकी बात से बहुत सहमत नहीं हूं, लेकिन हाँ, आपका अपना प्रेरोगेटिव है, आप अपना वक्तव्य अपनी पार्टी की तरफ से रख सकती हैं। इसलिए क्योंकि आप कहीं साहब हमने बुलाया वो नहीं आए, इसमें हमारी गलती नहीं है, तो क्या मैनेजमेंट की कोई दिक्कत थी? पहले भी तो ऐसा होता था जब सोनिया गांधी जी चेयर करती थी विपक्ष की मीटिंग, कौन ऐसी बड़ी शख्सियत होता था जो वहां नहीं बैठता था? आलोक सर हमारे साथ है, आ रहा हूं शरद जी, क्योंकि बात ऋतु जी ने कही है, मैं शायद इसको, आलोक सर पहले भी मीटिंग्स होती थी जब सोनिया जी मीटिंग बुलाती थी विपक्ष की। यूपीए जब सरकार में थी उसको छोड़ दिए, उसके बाद की बात करी, एज ए यूपीए चेयरपर्सन सब लोग आते थे। तो यहां पे भारत जोड़ो यात्रा से ये परहेज जो ये नेता दिखा रहे हैं, ये क्यों दिखा रहे हैं? देखिए रजत जी, ये पहले ये कहा गया कि राजनीतिक यात्रा नहीं है, इसलिए हम और आप ये क्यों कहें कि भाई वो दूसरी पार्टियां नहीं आई। दिल्ली आते आते वो बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं भाई, पार्टियों के साथ वो पूरी बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ना है, और हम उनकी पार्टी के लोग बराबर यही कह रहे हैं कि भाई हम प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी हमारे नेता है और कांग्रेस पार्टी अकेला ही नेतृत्व तो कर सकती है। ये उनकी पार्टी के नेता हर जगह बात बोल रहे हैं और बोलना भी चाहिए, उनकी पार्टी है, उनके नेता है। ठीक है। नंबर 2, मेरा ये कहना है कि आज की कार्यकारिणी पर जब हम बात कर रहे हैं तो वही चुनौती कांग्रेस के लिए है। जैसे उस समय गुजरात में जरूर गए राहुल जी, लेकिन हिमाचल नहीं गए थे, जो प्रायोरिटी उनको तय हुई होगी। इसलिए कर्नाटक में जहां इतना झगड़ा कांग्रेस में भी चल रहा है और बीजेपी में भी चल रहा है, इसलिए आज की कार्यकारिणी में भी ये एक मैसेज तो जाना होगा या कांग्रेस को भी सोचना होगा। जहां तक गठबंधन की बात है, आज शायद हमारे मेहमानों ने देखा नहीं है, ममता बनर्जी ने बाकायदा कल ये कहा है, वो उसको पढ़ लें कहीं पर भी अखबार में या उनके अपने पार्टी से पूछ लें। ममता बनर्जी जी ने कहा है कि अमर्त्य सेन ने ये कहा है कि हाँ मैं प्रधानमंत्री बन सकती हूं, तो वो मेरे लिए आदेश है। मतलब अमर्त्य सेन के बहाने से उन्होंने अपनी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया कि मैं उनके आदेश को मान करके मैं उम्मीदवार रहूंगी। उसके बाद राहुल गांधी तो उम्मीदवार हैं, वो आज घोषित नहीं कर सकते कि मैं उम्मीदवार नहीं हूं, या तो कह दे कि मैं कतई प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, मैं केवल यात्रा करूंगा और पार्टी मजबूत करूंगा। नहीं कह सकते, क्योंकि उनके नाम पर ही पार्टी इकट्ठा हो रही है। आपने जो कहा बिल्कुल सही है। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, उनकी सरकार जब चली उस समय पार्टियों का सहयोग लेफ्ट पार्टी का मिला, फिर नहीं मिला। आज भी त्रिपुरा में चुनाव है, शर्त यह है कि क्या टीएमसी वहां साथ मिलकर के ऐसा कुछ करेगी कि त्रिपुरा में जो भाजपा गठबंधन, और वहां पर तो काफी अंदर से तोड़फोड़ होती रही है, ऐसी स्थिति में त्रिपुरा जैसे राज्य में भी चूंकि टीएमसी के नेता हमारे साथ हैं, आप ये सोचिए कांग्रेस भी क्या दावा कर सकती है कि हम त्रिपुरा ही जीत लेंगे जहां कम्युनिस्टों का गढ़ 25-30 साल रहा है। ऐसी स्थिति में बीजेपी यदि वहां घुस सकती है तो क्या कांग्रेस और टीएमसी घुस सकती है? असली देश के सामने चुनौती इस तरह के नॉर्थ ईस्ट साउथ इन सब को लेकर के बीजेपी सोच रही है। और जहां तक राहुल जी का सवाल है, ठीक है, उनको एक अपने व्यक्तित्व के लिए फायदा मिला है, लेकिन कई उम्मीदवार हैं, नीतीश कुमार
क्या तेजस्वी यादव और लालू यादव को लेकर के राहुल गांधी घूमेंगे तो उसका बहुत समर्थन सारे, मिलेगा। मैं मानता हूं इस बात को, और शायद मुझे लगता है इसीलिए विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा। आप देखिए पवार साहब, उनकी लाइन होती है, ममता दीदी की अपनी लाइन होती है, 80 सीटें यूपी में है, अखिलेश जी की अपनी लाइन होती है। एक बार पुरोहित जी के पास चलेंगे। पुरोहित जी, क्या पीएम एस्पिरेशन जो है वो हर रीजनल छत्रों का अधिकार है? आप देखिए केसीआर साहब भी चल रहे हैं, उन्होंने भी अपनी नेशनल पार्टी बना ली है, वो भी कह रहे हैं साहब मैं भी तो बन सकता हूं पीएम, क्या दिक्कत है? तो हर रीजनल पार्टी के नेता की और उनके वर्कर की एक एस्पिरेशन होती है कि पीएम मटेरियल तो ही है। नीतीश बाबू को कितनी बार लोग कह चुके हैं पीएम मटेरियल है। अब आप आइए पश्चिम बंगाल, ममता दीदी, आलोक सर को कोट कर रहा हूं, यूपी आप जाएंगे, अखिलेश जी और बहन जी दोनों मानते हैं कि हम प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते। क्या इसीलिए विपक्ष एक नहीं हो पा रहा है? पुरोहित जी, ये एक मुद्दा है समझने लायक। राजनीति में एक शब्द है प्री पोल एंड आफ्टर पोल। प्री पोल अलायंस भी होता है, आफ्टर पोल अलायंस भी होता है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि मेघालय, त्रिपुरा, तो आपको पता होना चाहिए तृणमूल कांग्रेस मजबूती के साथ अपना पक्ष वहां रख रही है। त्रिपुरा में भी लड़ रही है, मेघालय में भी लड़ रही है, त्रिपुरा में भी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अब अभी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जा रही है वहां पे दौरे पर, हमारे सांसद अभिषेक बनर्जी वो भी जा रहे हैं, तो त्रिपुरा में भी जाएंगे, मेघालय में भी जाएंगे, हम सब जगह जहां जहां नॉर्थ ईस्ट में हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, ये आपको बता देते हैं। बंगाल के बाहर भी तृणमूल कांग्रेस अच्छा करेगी। इसके अलावा देखिए, हम भी चाहते हैं कि कांग्रेस अच्छा करे। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि हम चाहते हैं कांग्रेस सड़कों पर उतरे। 8 साल तक कांग्रेस कहां थी? आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में। मगर 8 साल तक इनकी जो अनीति की सरकार चल रही थी, इन्होंने जो भी कड़े कड़े फैसले लिए, चाहे वो नोटबंदी हो, गलत जीएसटी हो, या कोरोना काल में इन्होंने जो भी जिस तरह के गलत फैसले लिए, उन सब का विरोध ममता बनर्जी ने कड़े डंके की चोट पर किया। पूरे देश के अंदर में पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी है जिन्होंने इनको हराया है बंगाल में। आप देखिए बुरी तरह पूरे बंगाल के अंदर में पूरी सरकार लगी हुई थी, पूरी केंद्र सरकार लगी हुई थी कि 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी को हरा देना है, मगर व्हील चेयर पर बैठकर ममता बनर्जी ने वो चुनाव जीता। तो ये काबिले तारीफ है, और पूरा देश नहीं, पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरह आज उनकी जो नीतियां है, उनकी जो पॉलिसी, आज हम जो काम कर रहे हैं उस काम के आधार पर हम देश में जाना चाहते हैं। आज देखिए, हम जो लक्ष्मी भंडार दे रहे हैं, उसी लक्ष्मी भंडार को कांग्रेस भी अप्लाई कर रही है। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने भी कहा कि हम महिलाओं के खाते में पैसा भेजेंगे। तो ऐसी सोच तो है कि ममता बनर्जी जो महिलाओं के लिए सोचती है, जो निचले तबकों के लिए सोचती है, तो वो काम करने की निष्ठा रखती है, काम करने के लिए तत्पर है। उन्होंने क्या कहा, आदेश की बात कही अमृत सेन के लिए कि अमृत सेन के आदेश तो आदेश है। अमृत सेन ने कहा कि ममता बनर्जी में क्षमता है, ममता बनर्जी भी चेहरा बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सबसे सीनियर लीडर है आज पूरे देश के अंदर में। आज कांग्रेस को भी मानना चाहिए कि आज राहुल गांधी के, आज राजीव गांधी होते अलग बात है, सोनिया गांधी होती अलग बात होती, मगर आज राहुल गांधी से तो सीनियर है, पूरे देश जानता है। और ममता बनर्जी कहां से आई है? ममता बनर्जी तो कांग्रेस से ही आई है, विचारधारा एक है, वो भी गांधी को मानते हैं, हम शरद जी आपके पास आ रहा था, लेकिन जो टिप्पणी पुरोहित जी ने करी है, मुझे एक बार कांग्रेस से रिएक्शन लेना पड़ेगा। रितु जी, आपके सामने डिबेट में मैं कुछ नहीं बोल रहा, कांग्रेस पुश कर रही है राहुल गांधी पीएम 2024, लगातार नेता ये बयान दे रहे हैं। आपके सामने ममता दीदी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो कह रहे हैं वो तो ममता दीदी सीनियर है, वो क्यों नहीं कैंडिडेट बन सकती हैं? देखिए, आप रजत, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि राजनीति में सीनियरिटी क्या होती है। सीनियरिटी वो होती है जो काम के बल पर होती है, जिसको काम किया जाता है। तो कांग्रेस ने जो है इतने साल देश में, पहले देश को आजाद कराया अंग्रेजों से लड़के, उसके बाद अभी जो है हम अंग्रेजों से फिर लड़ रहे हैं। जो अंग्रेज अपने दूध छोड़ गए हैं उनसे लड़ रहे हैं लगातार, और आज तक लड़ रहे हैं। तो सीनियरिटी तो कांग्रेस पार्टी की बनती है। हमारा कैंडिडेट कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, वो कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, वो फर्क पड़ता है। किसी एक व्यक्ति विशेष जो है वो देश का प्रधानमंत्री नहीं होता, एक विचारधारा जो है वो देश की प्रधानमंत्री होती है। यही गलती जो है भाजपा ने करी। भाजपा एक विचारधारा थी अपने आप में, लेकिन उन्होंने एक व्यक्ति विशेष बना दिया। हर जगह मोदी 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 का स्तुति गान करने लगे, और ये मोदी जी ही भाजपा को गर्त में लेकर जाएंगे, ये भी मैं लिख के दे रही हूँ। 40-50 साल इनका कुछ पता नहीं चलेगा, इनका ऐसा सुपड़ा साफ होगा, ये ढूंढते फिरेंगे खुद को। ठीक है, ये मैं शरद जी रिप्लाई दे रही है, दो चीजों पर शरद जी रिप्लाई दीजिएगा। पहला, पीएम कैंडिडेट को लेकर विपक्ष एकजुट नहीं। आप डिबेट में देखिए, दो पार्टियां थी, कांग्रेस और टीएमसी, उसमें आपस में ही बहस।
उस मामले को लेकर होनी भी चाहिए। रजत अब जी, ठीक है। रजत दूसरा जी, व्यक्ति विशेष चेहरा जो रितु जी ने कहा, रजत जी, यो तो हमें राहुल जी की खबर है, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, वो बने। और हम तो चाह रहे हैं कि विपक्ष में तकरीबन मुझे जहां तक मालूम है तकरीबन 22 हैं लोग जो अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो अगर ये सब लोग मिलकर तय कर लें कि हर जो नेता है वो कम से कम 2 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनेगा, तो पूरे 5 साल इनकी विपक्ष की सरकार आ जाएगी। तो ये जो मनगढ़ंत कहानियां कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और साधुवाद है कांग्रेस को कि महाभारत में भी ये इन्होंने नहीं कहा कि ये महाभारत भी यही जीते थे। रामायण में जो काल में जो हमला किया था रावण की रामचंद्र जी की सेना ने, वो भी इन्होंने ही किया था। ये मनगढ़ंत कहानियां छोड़ के ये पहले यथार्थ पे आ जाए कि राहुल जी क्या पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे या सीधे प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी तो यही तय नहीं है, क्योंकि कभी वो कहते मैं बनूंगा, कभी कहते मैं नहीं बनूंगा। वो कहते हैं कि पावर जो है वो जहर है, फिर ये जहर कहते मैं नहीं पीऊंगा। तो ये क्या करना चाहते हैं, पहले ये तय कर लें। नहीं तो ममता दीदी भी बन सकती हैं प्रधानमंत्री। नीतीश जी 2 बार 3 बार जो मीटिंग में केसीआर जी के साथ बैठे थे, वो 3 बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने के लिए खड़े हुए, तो केसीआर जी ने उनको बैठा दिया, कहने लगे नहीं मैं ही बन जाता हूं। तो ये विपक्ष पहले तय कर ले कि उनका एजेंडा क्या है। ये नकारात्मक सोच ही इन लोगों को आज तक विपक्ष में बैठाया है। कांग्रेस विपक्ष में सिर्फ इसलिए बैठ रही है क्योंकि हमको भाजपा को बाहर करना है। रितु जी रिप्लाई देना दीजिए। क्या है ये किसी को कुछ नहीं पता है। ये कोई डील नहीं हुई है पिछले 70 साल में। जीप 48 में डील हुई थी और फिर जीजा जी तक कोई डील ऐसी नहीं थी जिसमें डील नहीं हुई। तो ये कहानियां जो है, ये टुकड़ा किसका साफ हो रहा है वो इनको खुद दिख रहा है। जनता मोहर लगा रही है। सबसे बड़ा दरबार जनता का है, सबसे बड़ी अदालत जनता की है, जनता कर रही है, कोई दो राय है नहीं। दूसरी बात, भगवान की बात जो करी, तो पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप किसे भगवान मानते हैं, क्योंकि हमने तो कई बार आपकी कंट्रोवर्सी देख ली कि मोदी जी जो है वो भगवान है। तो मोदी जी अगर भगवान है, वो तो आपके मंत्री बोलते हैं, आपके कई नेता भी बोलते हैं, स्वयं मोदी जी स्वयं भी बोलते हैं, तो भगवान है तो फिर वो जो भगवान श्री राम है वो मंदिर उसमें जो है श्री राम की मूर्ति हटवा के और मोदी जी की मूर्ति लगवा दीजिए, क्योंकि आपने तो उन्होंने भगवान घोषित कर ही रखा है। वैसे भी आप जिंदा स्तुति भी करते हैं, आरतियां भी उनकी गाते हैं, उनकी सुबह सुबह जो है थाली से आरती भी उतारते हैं। तो आप पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि भगवान है कौन, और आप जिसके नाम पर वोट बटोर रहे हैं भगवान वो है, या जिसको आप असल में भगवान मानते हैं भगवान वो है। दूसरी बात रही, ये आपका डर नहीं है तो क्या है कि आपको जो है एकदम यात्रा करनी पड़ती है। दिल्ली में जो है इतना बड़ा शोबाजी, इतनी बड़ी सर्कस आपने लगा के रखी है, और आप कार्यकारिणी की मीटिंग जो अचानक से बुलवा लाते हैं। ये डर नहीं तो क्या है, और ये डर नहीं तो क्या है। ये कांग्रेस सुबह से इस बात पर आरोप लगा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा से थोड़ी भयभीत है बीजेपी, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने रोड शो किया, इसीलिए कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जा रही है और मंथन चल रहा है। ये कांग्रेस का आरोप नहीं। हमारी कार्यकारिणी की बैठक जो है कम से कम 2-3 महीने पहले तय होती है। ये इनकी यात्रा को देख के नहीं तय हो रही, और मैं तो चाहता हूं कि और भाजपा की तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं, ये यात्रा करते रहें। ये गुजरात गए नहीं, ये हिमाचल गए नहीं, इनकी पार्टी में गुजरात में इनका क्या हश्र हुआ है, इनकी पार्टी में केवल आदेश चलता है। इनकी पार्टी में लोकतंत्र नाम की बिल्कुल जगह नहीं है। ये हिटलर शाही और मुसोलिनी शाही चलता है। पूरा फासीवाद इनकी पार्टी में है। अचानक से आदेश आता है कि इनको जो अध्यक्ष नड्डा जी को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, तभी में बढ़ा दिया जाता है। वो वोट जो राज परिवार है उसके आशीर्वाद से बनेगा। नाम की कोई जगह नहीं, किसी की राय नहीं ली जाती, केवल एक आदमी या 2 आदमी के इशारे पर इनकी पार्टी चलती है। ये इनका पार्टी का फांसीवाद है, और यही फांसीवाद जो है ये पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ पूरे देश को, ये जो फांसीवाद इनकी पार्टी में है कि अचानक से जो है आदेश आ जाता है कि कार्यकारिणी की मीटिंग होगी। 3 महीने पहले हमारी मीटिंग को जो है शेड्यूल किया गया था। तो ये तो बेकार की बात बिल्कुल है। आप रजत, आप भी अच्छे से जानते हैं कि केवल आदेश चलता है, 2 व्यक्तियों का आदेश चलता है, उस आदेश के आधार पर ही सारे फैसले इनके होते हैं। इसके अलावा इनकी पार्टी में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, और यही जो है, यही जो सिस्टम है ये देश में लाना चाहते हैं। लोकतंत्र को हटाना चाहते हैं, संविधान को हटाना चाहते हैं, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, सबको हटाना चाहते हैं। और मीडिया के ऊपर तो आप देख ही लेंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी सर जी एक रिप्लाई दीजिए, पुरोहित जी के पास भी जाना है।
कि कितना रजत इन्होंने जो है जी, influence मैं कर बहुत दिया। पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। अभी हाल में जो हिमाचल का चुनाव हुआ है उसमें माननीय खड़गे जी जो इनके अध्यक्ष हैं, जो ठीक है। इनके जो कॉकस है जिन्होंने घोषित किया कि वो शरद जी, अध्यक्ष आपको रोकना उनको पड़ रहा बनाया है। जाएगा। आपके ही उन्होंने- नेता और भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मैं- केंद्रीय मंत्री रविशंकर मैं- प्रसाद जी कुछ बोल रहे हैं, एक बार सुनाते हैं पहले आपको। नहीं है उसको और मजबूत किया जाए। Honorable the party president exhorted all the member of the national executive to be ready with full commitment to ensure that the BJP wins all the 9 assembly polls scheduled for 2023 as a prelude to 2024 Lok Sabha elections. We have not to lose any state. ये उन्होंने बहुत साफ साफ कहा। और स्वाभाविक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद सबसे बड़ी बॉडी है पार्टी, पूरे देश के प्रमुख नेता बैठते हैं, तो ये उनका स्पष्ट संदेश था। आपको मालूम है कि अध्यक्ष जी का एक और निर्देश पहले हुआ था, जिसकी रूपरेखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दी थी कि हमें कमजोर बूथों को ठीक करना है और 72,000 बूथ आइडेंटिफाई किए गए थे। लोकसभा में 100 बूथ देना था, विधानसभा में 25 बूथ देना था। जैसे मैं पटना साहब का एमपी हूं तो कहा कि आप कोऑर्डिनेट करके 100 बूथ देखिए कहां कमजोर है। तो ऐसे बूथ 72,000 बूथ चिन्हित किए गए, 72,000 बूथ। और अध्यक्ष जी ने बड़े सुकून से कहा कि 1,30,000 बूथ पर हम लोग पहुंचे, जिनको मजबूत करने का फैसला हुआ। बीजेपी being a cadre-based party and also with extensive involvement of workers, the PM had given a mandate that we must identify weak booths, 100 in each Lok Sabha, and strengthen it by extraordinary outreach at the booth level. In all, 72,000 booths were identified, and today, Honorable President conveyed in his address that 1,30,000 booths were reached. तो ये दो महत्वपूर्ण बात थी, मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। अध्यक्ष जी ने कहा, दयानंद सरस्वती के 200 वर्ष पूरे हो जा रहे हैं। 13 फरवरी को कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम बड़े स्तर पर बनाया जाएगा। सरकार का भी सहयोग रहेगा, प्रोत्साहन रहेगा। संभवतः प्रधानमंत्री भी जाएंगे इसमें। उन्होंने दयानंद सरस्वती के 2-3 उपदेशों को याद दिलाया, जिसका सबसे प्रमुख था, अंतिम स्तर पर खड़े व्यक्ति की चिंता होनी चाहिए। द लास्ट माइल marginalized man, individual must be addressed, his concerns must be addressed. और इसी क्रम में उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की बड़ी चिंता की गई है। रविशंकर प्रसाद जी को आप सुन रहे थे, बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का आप सब आए। कोशिश ये थी कि समझे कि आखिर 24 का चैलेंज क्या है, बीजेपी क्या करना चाहती है और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कहां तक कांग्रेस को लेकर